पहली कहानी लखनऊ की है। ये बात 2025 की है। लखनऊ में एक थाना है मलिहाबाद। 17 जनवरी 2025 की सुबह थी। मलिहाबाद के ईशापुर गांव में लोग रोज की तरह अपने काम में लगे थे, लेकिन तभी गांव में एक खौफनाक खबर आग की तरह फैल गई। एक घर के अंदर एक औरत और उसकी 6 साल की मासूम बच्ची की लाश मिली थी। ये सुनते ही पूरे गांव में सनसनी फैल गई। गश्त पर निकले बीट इंचार्ज सब इंस्पेक्टर अमन श्रीवास्तव को जब इस वारदात की सूचना मिली तो वो फौरन मौके पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि घर का नजारा दिल दहला देने वाला था। अमन श्रीवास्तव ने तुरंत इस बात की जानकारी मलिहाबाद थाने के एसएचओ सतीश चंद्र साहू को दी। मामला बेहद गंभीर था, इसलिए साहू साहब ने तुरंत अमन श्रीवास्तव को एक टीम के साथ मौके पर रवाना कर दिया। कुछ ही देर में एसीपी अमोल मुरकर खुद भी अपनी पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। अमन श्रीवास्तव के साथ एसआई अश्विनी कुमार और विवेक कुमार, सिपाही गौरी शंकर यादव, उत्तम राठी और हेड कांस्टेबल कामरान खान भी घटनास्थल पर पहुंच चुके थे। जब पुलिस टीम घर के अंदर दाखिल हुई तो सामने जो मंजर था उसे देखकर हर कोई सन्न रह गया। घर के अंदर 28 साल की महिला गीता और उसकी 6 साल की मासूम बेटी दीपिका की लाशें पड़ी थीं। दोनों की हत्या किसी तेज धारदार हथियार से की गई थी। गीता की गर्दन काट दी गई थी और बच्ची की हालत भी बहुत दर्दनाक थी। पुलिस को शुरुआती जांच में शक हुआ कि ये दिल दहला देने वाली वारदात रात करीब 2 से 3 बजे के बीच अंजाम दी गई। जब पूरी बस्ती गहरी नींद में थी तब कोई बेरहम कातिल गीता और उसकी मासूम बेटी दीपिका की जान लेकर चला गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने फौरन दोनों शवों का पंचनामा भरकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, ताकि मौत की असली वजह और वक्त का सही अंदाजा लगाया जा सके। जांच में गीता के मायके और ससुराल यानी दिलावर नगर और ईशापुर दोनों को फोकस में रखा गया। इसी के साथ सर्विलांस टीम और डॉग स्क्वाड को भी मैदान में उतार दिया गया। दोपहर करीब 12 बजे डॉग स्क्वाड जब ईशापुर गांव पहुंचा तो खोजी कुत्ता गीता के घर से निकलकर लगभग 20 मीटर दूर रेलवे लाइन की तरफ गया। कुछ दूर जाकर वो एक जगह रुक गया, फिर लौट आया। इस हरकत से पुलिस को एक नई दिशा मिली। अब शक इस ओर जा रहा था कि हत्यारे शायद रेलवे ट्रैक के किनारे किनारे पैदल चलकर गीता के घर तक गए होंगे। पुलिस को इस दोहरे हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में एक बात और साफ समझ आई। यह कोई बाहरी नहीं था। कातिल शायद घर के ही लोगों में से कोई था, या फिर कोई ऐसा जो परिवार से अच्छी तरह वाकिफ था। गांव वालों से पूछताछ में भी यही बात सामने आई कि गीता के घर में आमतौर पर सिर्फ उसके मायके या ससुराल पक्ष के लोग ही आते जाते थे। मतलब घर के अंदर कोई अनजान शख्स आना मुश्किल था। घटना की खबर मिलते ही पुलिस ने गीता के पिता सिद्धनाथ कनौजिया को सूचना दी, जो लखनऊ के दिलावर नगर रहीमाबाद थाना क्षेत्र में रहते हैं। बेटी की मौत की खबर सुनकर उनके होश उड़ गए। सिद्धनाथ की तहरीर पर मलिहाबाद थाने में हत्या का केस दर्ज कर लिया गया। धारा 103 एक बीएनएस के तहत मुकदमा लिखा गया और मामले की जांच को गंभीरता से आगे बढ़ाया गया। डीसीपी विश्वजीत श्रीवास्तव ने इस केस को सुलझाने के लिए अलग अलग टीमों का गठन कर दिया, ताकि हर एंगल से जांच की जा सके और कातिल को जल्द से जल्द पकड़कर सलाखों के पीछे डाला जा सके। सभी जांच टीमों की मेहनत आखिरकार रंग लाई, और वो भी महज 12 घंटे के भीतर। जैसे ही गीता के मोबाइल की कॉल डिटेल्स पुलिस के हाथ लगी, तस्वीर साफ होने लगी। एक नाम बार बार सामने आ रहा था, विकास। पिछले 1 साल में विकास ने गीता को 1100 से भी ज्यादा बार कॉल किया था। इतनी कॉल्स किसी सामान्य रिश्ते की तरफ इशारा नहीं करती थी। फिर क्या था? पुलिस ने शक की सुई उसी की ओर घुमा दी। घटना के अगले ही दिन यानी 17 जनवरी 2025 को ईशापुर गांव के ही राजेश का बेटा विकास मलिहाबाद के हाईवे किनारे से दबोच लिया गया। थाने लाकर जब उससे सख्ती से पूछताछ हुई तो वो टूट गया। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसके बाद वारदात की तह में छिपी कहानी इस तरह बताई। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पास 24 नंबर नेशनल हाईवे से कुछ ही दूरी पर बसा है मलिहाबाद कस्बा। मलिहाबाद से करीब 3 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है ईशापुर। यहीं रहता है प्रकाश कनौजिया का परिवार। प्रकाश के पापा राम खिलावन मेहनती लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर इंसान थे। घर की हालत ऐसी थी कि 2 वक्त की रोटी के लिए भी काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। खेतीबाड़ी भी ज्यादा नहीं थी और गांव में रोजगार का कोई खास साधन नहीं था। घर की तंगी देखकर राम खिलावन के छोटे भाई रामविलास ने साल 2010 में गांव छोड़कर मुंबई का रुख किया। शुरुआत में बहुत संघर्ष किया, कभी दिहाड़ी कभी मजदूरी, लेकिन धीरे धीरे हालात बदले और कुछ ही सालों में उन्होंने मुंबई में एक छोटी सी लॉन्ड्री की दुकान खोल ली। कड़ी मेहनत रंग लाई और लॉन्ड्री का काम जमने लगा। रामविलास अब हर महीने अपने बुजुर्ग माता पिता और बड़े भाई के परिवार को गांव में खर्चा भेजने लगे, जिससे घर के हालात कुछ सुधरने लगे। साल 2014 में जब घर में थोड़ी स्थिरता आई तब रामविलास के कहने पर राम खिलावन ने अपने बेटे प्रकाश की शादी कर दी। रिश्ता हुआ दिलावर नगर के रहने वाले सिद्धनाथ कनौजिया की बेटी गीता से। शादी के बाद गीता अपने पति प्रकाश के साथ ईशापुर आ गई और उनका जीवन खुशहाल तरीके से चलने लगा। पहले ही साल गीता ने एक बेटे को जन्म दिया।
जिसका नाम दीपांशु रखा गया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, घर की जिम्मेदारियां बढ़ रही थीं। जब प्रकाश का भाई रामविलास मुंबई चला गया था, तो घर की सारी जिम्मेदारी प्रकाश पर आ गई। वह चाहता था कि वह भी कुछ काम शुरू करे, लेकिन वह अपनी पत्नी गीता और माता पिता को अकेला छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहता था। 3 साल बाद गीता ने एक बेटी को जन्म दिया और अब उनके घर में 2 बच्चे हो गए थे। इस कारण उनकी चिंता और भी बढ़ गई थी। दोनों बच्चों का भविष्य उनके लिए बहुत मायने रखता था। अब गीता ने प्रकाश पर दबाव बनाना शुरू किया कि वह मुंबई जाकर रामविलास के साथ काम करे, ताकि परिवार की आर्थिक स्थिति सुधर सके और बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य तैयार हो सके। गीता ने जब अपने ससुर से बात की, तो उन्होंने भी प्रकाश को समझाया और उसे मुंबई जाने के लिए राजी कर लिया। होली के समय 2018 में रामविलास अपने घर आया और गीता ने उससे भी कहा कि वह प्रकाश को मुंबई ले जाए। वह खुशी खुशी मान गया। होली के बाद अप्रैल 2018 के पहले हफ्ते में प्रकाश मुंबई के उपनगर कल्याण पहुंचा। रामविलास ने उसे एक छोटी सी खोली किराए पर दिलवा दी और वहीं लॉन्ड्री की दुकान खोल दी। प्रकाश ने बहुत मेहनत की और अपने अच्छे स्वभाव से दुकान को चला लिया, लेकिन धीरे धीरे वह गीता और बच्चों को भूल गया। वह सिर्फ यह चाहता था कि ज्यादा पैसे कमाए और फिर दिवाली के समय बहुत सारा पैसा लेकर घर जाए। करीब 6 महीने बाद प्रकाश पैसे देने के लिए एक रात के लिए अपने गांव आया और फिर अगले दिन ही मुंबई लौट गया। गीता को उसका इस तरह जल्दी जल्दी जाना अच्छा नहीं लगा, लेकिन वह चाहकर भी उसे रोक नहीं पाई। फिर धीरे धीरे 1 साल बीतने को आया, लेकिन प्रकाश गांव नहीं आ पाया। 2020 के शुरुआत में कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया और लॉकडाउन लग गया, जिससे वह चाहकर भी गांव नहीं जा सका। 2022 के फरवरी मार्च में होली के मौके पर प्रकाश ने फिर से गांव आने की योजना बनाई, लेकिन लॉकडाउन के कारण वह मुंबई में ही फंसा रहा और पत्नी और बच्चों से मिलने नहीं जा सका। इसका असर उसके काम पर भी पड़ा और उसकी कमाई बहुत कम हो गई। गीता के लिए घर का खर्च चलाना अब मुश्किल हो गया था। जो पैसे प्रकाश ने भेजे थे, वे सब खर्च हो चुके थे। अब गीता को अपने परिवार के भरण पोषण के लिए लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इसी बीच प्रकाश ने अपने रिश्ते के चचेरे भाई राजेश के बेटे विकास से मदद मांगी। उसने विकास से कहा कि वह गीता और दोनों बच्चों का ख्याल रखे। प्रकाश ने गीता को फोन पर भी बता दिया कि वह बेझिझक विकास से किसी भी तरह की मदद ले सकती है। इसके बाद विकास और गीता का मिलना जुलना बढ़ गया। विकास गीता से मिलने के लिए बेरोक-टोक घर आने लगा था। चाची भतीजे का रिश्ता होने के कारण पास पड़ोस और मायके के लोग उनके मिलने जुलने पर कोई सवाल नहीं उठाते थे। चाचा प्रकाश से किए वायदे को विकास अच्छे से निभा रहा था। जब भी उसे फुर्सत मिलती, वह गीता से मिलने घर आता। दोनों घंटों बातें करते और विकास गीता को जरूरत की चीजें भी लाकर दे देता था। गर्मी के दिन थे और रात के करीब 9 बज रहे थे। धीरे धीरे रात का सन्नाटा घर में फैल रहा था। गीता के दोनों बच्चे आंगन में पड़ी चारपाई पर सो रहे थे और घर के अंदर दोनों अकेले थे। जब विकास अपने घर जाने की तैयारी कर रहा था, तो गीता ने उसे रुकने का आग्रह किया और कहा कि वह रात का खाना यहीं खाकर आराम से सो जाए। अब दोनों के बीच एक अलग सा माहौल बन गया था, जिससे यह साफ हो रहा था कि दोनों के रिश्ते में कुछ और था, जो धीरे धीरे बढ़ रहा था। विकास मलिहाबाद में एक कपड़े की दुकान में काम करता था। रोज की तरह शाम को जब वह काम से वापस लौटता, तो अक्सर गीता के पास बातें करने के लिए चला जाता था। शुरुआत में यह सिर्फ एक सामान्य मुलाकात थी, लेकिन धीरे धीरे उसका मन गीता की ओर आकर्षित होने लगा था। अगले दिन विकास पूरी तैयारी के साथ गीता के पास गया। उसने नॉनवेज खरीदा। इसके अलावा शराब की एक बोतल भी खरीद कर रख ली। जब खाना लेकर गीता आई, तब उसने नशे की हालत में गीता को भी जबरन 2 पैग शराब पिला दी। उस रात दोनों पर शराब का नशा इस कदर हावी हो गया कि वे रिश्ते की मर्यादा भूल गए। उसके बाद वे इसके लिए अपनी मनमर्जी के मालिक बन गए। गीता को पति से यौन सुख नहीं मिल पा रहा था। विकास भी कुंवारा था। इसमें गीता ने खुले विचार से विकास का साथ दिया। बदले में विकास उसकी जरूरतों को पूरा करने लगा। प्रकाश पिछले साल जनवरी में लखनऊ आए थे। 1 हफ्ते घर पर रहने के बाद वह मुंबई वापस लौट गए। जब से पति मुंबई गए थे, गीता अपने मायके आकर रहने लगी थी। इस बार अक्टूबर 2024 से वह मायके नहीं आई थी, क्योंकि वह अपने बच्चों के साथ ससुराल में बने नए मकान में रहने चली गई थी। यह मकान रामविलास और प्रकाश ने मिलकर बनवाया था। उस मकान के सामने बाग था और बाग के बाद रेलवे लाइन गुजरती थी। गीता और विकास अक्सर वहीं मिलने लगे थे। गीता और विकास की मोहब्बत बढ़ती ही जा रही थी। गीता उसे बहुत पसंद करने लगी थी और दिन के पहले पहर में विकास गीता के घर से निकल जाता था। फिर वह जल्दी से मलिहाबाद की दुकान पर खाने का सामान लेकर जाता था। हर शाम जब भी वह अपने गांव लौटता, तो गीता के पास जाकर प्यार भरी बातें करता। विकास जब भी बाजार से घर लौटता, तो गीता के बच्चे उसकी जेब में हाथ डाल देते थे। गीता के पास सिर्फ उसकी बेटी दीपिका रहती थी, जबकि बेटा दीपांशु अपने नाना नानी के पास था। गीता और विकास का रिश्ता अब बहुत गहरा हो चुका था। वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। विकास अब अपनी नौकरी की कमाई का एक बड़ा हिस्सा गीता पर खर्च करने लगा था। हालांकि विकास का परिवार इस सब से अनजान नहीं था।
उसके अलावा उसकी 2 बहनें भी थीं और पूरे परिवार का खर्च उसकी नौकरी पर निर्भर था। परिवार वालों को जब उसकी हरकतों का पता चला तो उन्होंने उसे गीता के प्रभाव से बाहर निकालने की योजना बनानी शुरू कर दी। विकास के परिवार वालों ने उसे लखनऊ से दूर किसी दूसरे शहर भेजने की योजना बनाई थी ताकि वह गीता की पकड़ से बाहर निकल सके। गीता पर पैसे खर्च करने के कारण विकास कर्ज में डूब गया था। अपने पिता के कहने पर 2023 में विकास ने 3.5 लाख रुपए खर्च करके कुवैत चला गया। इस दौरान गीता अकेली रह गई, लेकिन कुवैत में केवल 2 महीने की नौकरी करने के बाद गीता ने उसे हर रात फोन करना शुरू कर दिया। वह अपने अकेलेपन और दुखों का किस्सा सुनाती और उसे ईशापुर लौटने के लिए कहती। गीता की लगातार जिद के कारण विकास कुवैत से वापस लौट आया। कुवैत से लौटने के कारण विकास लगभग 4 लाख रुपए का कर्जदार हो चुका था। गीता की जिद के सामने वह मजबूर था और जब वह अपने गांव वापस आया तो पुराने कपड़ों के शोरूम में फिर से नौकरी करने लगा। अक्टूबर 2024 में करवा चौथ से 2 दिन पहले विकास गीता से मिलने गया था। गीता ने त्योहार पर आने वाले खर्च की बातें बताईं और कहा कि इस बार उसके चाचा प्रकाश नहीं आ रहे हैं, इसलिए पूजा का सामान और साड़ी उसे ही लानी होगी क्योंकि उसके सारे कपड़े और गहने मायके में पड़े हुए थे। विकास ने उसे भरोसा दिलाया कि वो सब इंतजाम कर देगा, लेकिन साथ ही उसने ये भी कहा कि वह पहले से ही कर्ज में डूबा हुआ है और हालात ठीक नहीं है। गीता ने कई बार कहा, लेकिन फिर भी विकास ने न साड़ी दिलवाई न पूजा का सामान। ये सब देखकर गीता बहुत आहत हो गई। उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि अब वो विकास से कोई रिश्ता नहीं रखेगी। उसने उसके फोन उठाने भी बंद कर दिए। गीता की इस बेरुखी से विकास बहुत परेशान हो गया था और दिन रात इसी सोच में घिरा रहता था। 15 जनवरी 2025 की रात को विकास ने गीता को फोन किया और उससे मिलने की बात कही, लेकिन गीता ने साफ मना कर दिया। उसने 2 टूक कह दिया कि वह उसकी पत्नी नहीं है, इसलिए बार बार मिलने की उम्मीद न रखे। साथ ही यह भी कहा कि अगर वह उसका बोझ नहीं उठा सकता तो उसे कोई हक नहीं है उससे किसी तरह का रिश्ता रखने का। इतना कहकर गीता ने फोन काट दिया। फोन पर गीता की कड़वी बातें सुनने के बाद विकास अंदर से बहुत आहत और गुस्से में भर गया। उसे यह बात बर्दाश्त नहीं हुई कि गीता ने इतने साफ शब्दों में उसे मना कर दिया। गुस्से और चोट खाए दिल से उसने गीता को सबक सिखाने की ठान ली। रात करीब 1 बजे वह गीता के घर के पास पहुंचा और बिजली के खंभे के सहारे चढ़कर मकान के अंदर घुस गया। वह सीधे गीता के कमरे के सामने पहुंचा और दरवाजा खोलने को कहा। गीता ने उसकी आवाज पहचान ली थी, इसलिए अंदर से ही कह दिया कि वह वापस चला जाए और उसे परेशान न करे। करीब आधे घंटे तक इंतजार करने के बाद भी जब गीता ने दरवाजा नहीं खोला तो विकास किचन में चला गया। वहां उसने गुस्से में बर्तनों को इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया। इसी दौरान उसकी नजर एक बड़े चाकू पर पड़ी, जिसे उसने चुपचाप अपने पास छिपा लिया। बर्तनों की आवाज सुनकर गीता नींद से जागी और किचन में आई। वहां उसने विकास को देखकर गुस्से में डांटा और वापस जाने को कहा। पहले से ही मानसिक तनाव और गुस्से में भरा विकास अचानक बेकाबू हो गया और बोला, आज मैं अपना और तुम्हारा सारा दुख खत्म कर देता हूं। इतना कहकर उसने हाथ में पकड़े डंडे से गीता के सिर पर हमला कर दिया। वह तब तक वार करता रहा जब तक गीता बेहोश होकर जमीन पर नहीं गिर गई। इसके बाद उसने अपनी कमर में छिपाया चाकू निकाला और गीता की गर्दन काटने लगा। इतनी देर में गीता की छोटी बेटी दीपिका की आंख खुल गई। उसने अपने सामने मां पर हमला होते देखा और डर के मारे जोर जोर से रोने लगी। विकास ने जब उसे देखा तो वह भी आपा खो बैठा और उसे पकड़कर चाकू से उसकी भी हत्या कर दी। हमले के बाद विकास ने आंगन में रखी बाल्टी से हाथ पैर धोए और फिर उसी रास्ते से जिससे वह आया था खंभे के सहारे उतरकर बाहर निकल गया। रेलवे लाइन के किनारे चलते हुए वह मौके से फरार हो गया। बाद में जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो विकास ने हत्या में इस्तेमाल की गई बाइक, चाकू, कुछ गहने और कुछ रुपए पुलिस को बरामद करवा दिए। पूछताछ में उसने बताया कि वह गीता से बेहद प्यार करता था और उसके कारण उस पर करीब 4 लाख रुपए का कर्ज हो गया था। इसी कर्ज को उतारने और गीता के खर्च पूरे करने के लिए उसने गहने चुराने की योजना भी बना रखी थी। पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।